गुड मॉर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। ऑटो मार्केट में देश का स्थान कौन सा है? तो जो इंडिया है, ठीक है, उसका ऑटो मार्केट का मतलब है कार वगैरह जो भी है, ठीक है, उसके अंदर जो भारत का है वो स्थान कौन सा है? तो निक्की एशिया के नवीनतम उद्योग आंकड़ों के अनुसार, कौन से? निक्की, ये एक संस्था है, ठीक है, निक्की एशिया, वह आंकड़े जारी करती है और इसके अनुसार नवीनतम उद्योग आंकड़ों के अनुसार भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए पहली बार तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। भारत की नई वाहन बिक्री कितनी है? 4.25 मिलियन यूनिट हो गई है। तो आपको पता है 10 मिलियन इक्वल टू 1 करोड़, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो 4.25 मिलियन यूनिट हो गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत की जो ऑटो बाजार है वो कितना मिलियन हो गया है? वो 4.25 मिलियन यूनिट हो गया और इसका स्थान हो गया है कितना? तीसरा। और किसको पीछे छोड़ दिया इसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट है, अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप के लिए किसे चुना गया है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़। तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, क्या है? सुप्रीम कोर्ट के 50वें न्यायाधीश हैं। कौन से नंबर के? 50वें न्यायाधीश हैं, ठीक है। और 49वें नंबर के कौन थे? 49वें नंबर के कौन थे? 49वें नंबर के थे UU ललित। कौन थे? UU ललित। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप के लिए किसे चुना गया है? तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप के लिए चुना गया है। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के हार्वर्ड लॉ स्कूल से LLM की डिग्री और SJD में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव साल 2023 का आयोजन स्थल कहाँ पर है? तो पतंग महोत्सव, ठीक है, इसका आयोजन स्थल, जो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव है उसका साल 2023 का आयोजन स्थल कहाँ पर है? तो अहमदाबाद गुजरात में 8 जनवरी से अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पर? अहमदाबाद गुजरात में। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, PM 26वें युवा महोत्सव का आज करेंगे उद्घाटन। तो ये कौन से नंबर का युवा महोत्सव होगा? तो 26वें नंबर का होगा। कौन उद्घाटन करेगा? तो PM नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी की माँ का निधन हो गया था, ठीक है। तो उनकी माँ का नाम क्या है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, जो सिंगल डे एग्जाम होंगे उसके अंदर आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन। तो आपको ध्यान रखना है 12 से 16 जनवरी तक ये चलेगा महोत्सव। कब से कब चलेगा? तो ये तारीख भी आपको ध्यान रखनी है कि जो 26वां युवा महोत्सव है वो कब से कब तक चलेगा? तो 12 से 16 जनवरी तक चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और ये 26वां युवा महोत्सव है। उद्घाटन कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अंदर पंचप्रण का संदेश दिया गया है युवा और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो युवा और खेल मंत्री हैं, उनका नाम क्या है? तो वो है अनुराग ठाकुर ने कहा है कि जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसका उद्देश्य अमृत काल के दौरान राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका को बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर गुरुवार को कर्नाटक के हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इस साल राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 से 16 जनवरी तक कर्नाटक के हुबली में आयोजित किया जा रहा है। इसका विषय, आपसे विषय भी पूछा जा सकता है कि 26वें युवा महोत्सव का विषय क्या रहा है? तो उसका विषय है विकसित युवा और विकसित भारत। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपसे ये देखिए, ये भी पूछा जा सकता है ये किस का विषय है, ठीक, ये किस महोत्सव का विषय है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि 26वें युवा महोत्सव का विषय क्या है? तो उसका विषय है विकसित युवा विकसित भारत। महोत्सव राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभावान युवाओं को अनुभव प्रदान करने के साथ साथ उन्हें राष्ट्र निर्माण की दिशा में प्रेरित करने के लिए हर साल आयोजित किया जाता है। PMO के मुताबिक आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो यह आपको ध्यान रखना है। अब ये जो है युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन किस प्रकार किया जाता है वो भी देख लेते हैं। PMO ने कहा है कि महोत्सव के दौरान युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें G20 के अलावा काम, उद्योग और नवाचार के भविष्य, 21वीं सदी के कौशल, जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम की कमी, लोकतंत्र और शासन में साझा भविष्य और स्वास्थ्य व कल्याण जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। शिखर सम्मेलन में 60 से अधिक विशेषज्ञ भाग लेंगे। कई प्रतिस्पर्धी और गैर प्रतिस्पर्धी कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
350 किलोमीटर मारक क्षमता वाली पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो यह है पृथ्वी 2। कौन सी मिसाइल है? पृथ्वी 2। तो 500 किलोग्राम वजन तक विस्फोटक ढोने की इसकी क्षमता है और 4600 किलोग्राम वजनी मिसाइल की लंबाई है 8.5 मीटर। तो ये इसका परीक्षण किसने किया है? तो भारतीय सेना और डीआरडीओ ने। ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से पृथ्वी 2 मिसाइल का मंगलवार की रात 8:30 बजे सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, और इस मिसाइल की खासियत क्या है वो भी देख लेते हैं। तो क्या है मिसाइल की खासियत? सतह से सतह आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर पृथ्वी 2 मिसाइल का उड़ीसा के चांदीपुर में जो टेस्ट किया गया है उसकी जो मार्क वो किस टाइप की मारक क्षमता वाली मिसाइल है? सतह से हवा की है या फिर सतह से सतह की है या फिर हवा से सतह की है? ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो पृथ्वी 2 मिसाइल है वो सतह से सतह पर मार करने वाली पृथ्वी 2 मिसाइल की सिंगल स्टेज लिक्विड इंजन वाली मिसाइल है। यह कथन भी आपको दिया जा सकता है। इसे उच्च स्तर के विस्फोटक के साथ साथ छेद करने वाले, टुकड़े करने वाले, गर्मी पैदा करने वाले क्लस्टर बम के अलावा रासायनिक परमाणु हथियार तक लेस किया जा सकता है। प्रोजेक्ट डेविल के अंतर्गत निर्मित यह मिसाइल स्ट्रेप डाउन सीरियल नेविगेशन सिस्टम से चलती है। तो आपसे यह भी पूछा सकता है कि हाल ही में समाचारों में रहे प्रोजेक्ट डेविल क्या है? प्रोजेक्ट डेविल क्या है? तो प्रोजेक्ट डेविल है कि इसके अंदर पृथ्वी 2 मिसाइल का निर्माण किया गया है। प्रोजेक्ट डेविल के अंतर्गत निर्मित यह मिसाइल स्ट्रेप डाउन सीरियल नेविगेशन सिस्टम से चलती है। सबसे पहले 1983 में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इस मिसाइल का निर्माण की शुरुआत की गई थी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके अलावा अब तक 2 दर्जन से अधिक सफल परीक्षण कर चुके हैं। अब तक मिसाइल के करीब 2 दर्जन से अधिक सफल परीक्षण किए जा चुके हैं। रात्रिकालीन परीक्षण भी इसमें शामिल है। इसके साथ साथ अग्नि सीरीज की प्राइस सदी मिसाइलों अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 का भी रात्रिकालीन सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है। मौजूदा परिस्थितियों में दुनिया के लगभग सभी देश जानते हैं कि आने वाले युद्ध गोली बंदूक से नहीं बल्कि मिसाइलों से ही जीता जा सकता है। और इसका जो प्रत्यक्षदर्शी उदाहरण है वो रूस और यूक्रेन युद्ध के अंदर देखने को अपन को मिल रहा है कि मिसाइलों से युद्ध लड़ा जा रहा है। विश्व के सभी देश अपने अपने ज्ञान कौशल से मिसाइलों का विकास और उनका परीक्षण करने में लगे हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बारबाटी स्टेडियम में आज कितनी तारीख है? तो 11 जनवरी है। ठीक है, तो हॉकी विश्व कप का उद्घाटन होगा। तो ये है कहाँ पर? तो ये FIH पुरुष हॉकी विश्व कप में 2023 उड़ीसा में भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम और राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में 13 से 29 जनवरी तक खेला जाएगा, जिसका विधिवत उद्घाटन बुधवार को कटक के बारबाटी स्टेडियम में होगा। इस समारोह में पुरुष हॉकी विश्व कप में हिस्सा लेने वाले 16 देशों के खिलाड़ियों और अधिकारियों के अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री व अन्य विशिष्ट लोग हिस्सा लेंगे। फिल्म अभिनेता रणवीर सिंह और अभिनेत्री दिशा पाटनी के अलावा के पॉप ब्रांड ब्लैक स्वैन, ओडिशा की श्रेया लेंका व कई स्थानीय कलाकार प्रस्तुति देंगे। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है कौन सा? अगर आपसे कोई पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कौन सा है तो आप कहेंगे नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर। दर्शक क्षमता के लिहाज से लाहौर का स्टेडियम बड़ा है, लेकिन बैठने की क्षमता के लिहाज से बिरसा मुंडा स्टेडियम विश्व में सबसे बड़ा है। 15 एकड़ में फैले स्टेडियम में कुल 225 कमरे हैं। इसके अलावा स्विमिंग पूल, सोना बाथ, हाइड्रोथेरेपी आदि अत्याधुनिक सुविधाएं इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि अगर सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है तो आप कहेंगे कि जो नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर है वो दर्शक क्षमता के हिसाब से लाहौर का जो स्टेडियम है वो सबसे बड़ा है, लेकिन बैठने की क्षमता के लिहाज से अगर आपसे पूछा जाए तो बिरसा मुंडा स्टेडियम विश्व में सबसे बड़ा स्टेडियम है। तो यह है बिरसा मुंडा स्टेडियम। इसकी विशेषता देख लेते हैं कि बिरसा मुंडा स्टेडियम की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो बिरसा मुंडा स्टेडियम की विशेषताएं हैं कि 20 मैच खेले जाएंगे इस स्टेडियम में। 20,000 है स्टेडियम में दर्शकों की क्षमता। 400 खिलाड़ी अधिकारी रुक सकेंगे स्टेडियम में और 15 एकड़ में यह फैला है और 225 4 स्टार कमरे हैं स्टेडियम के अंदर। जबकि जो सबसे अधिक क्षमता वाले जो हॉकी स्टेडियम है वो भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर, इसके अंदर 40,000 की क्षमता है। ठीक है, चंडीगढ़ हॉकी स्टेडियम में 30,000 की है। वैन कार्ड स्टेडियम लॉस एंजलिस, इसके अंदर 22,355 है। बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम राउरकेला, इसके अंदर 20,000 है। 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं स्टेडियम निर्माण के अंदर। और 47 साल पहले भारत ने 1975 में पाक को हराकर जीता था हॉकी विश्व कप, जिसको आप सभी लोग जानते होंगे। उसके अंदर
जो मेजर ध्यानचंद थे, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था। 44 मैच खेले जाएंगे हॉकी विश्व कप के अंदर। कितने मैच खेले जाएंगे? 44, और 1 करोड़ मिलेंगे प्रत्येक खिलाड़ी को अगर भारत होता है विजेता। ठीक है, अगर भारत विजेता होता है तो प्रत्येक खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, 1-1 करोड़ रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे कि मोटा अनाज, मोटा अनाज में जैसे कि मक्का हो गई, ठीक है, बाजरा हो गया, चना हो गया, दालें हो गई, तो वो हेल्थ के लिए किस प्रकार इंपॉर्टेंट है, उसमें अंदर क्या क्या पोषण है वो हम देख लेते हैं। और सर्दियों के अंदर मोटा अनाज क्यों खाना चाहिए उसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं, क्योंकि मोटा अनाज के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोत्साहित कर रहे हैं लोगों को कि उनको भी कि विदेशों के अंदर भी मोटा अनाज को प्राथमिकता दी जाए। अब मोटा अनाज इतना खबरों के अंदर है कि इससे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, मेंस के अंदर भी बन सकता है। ठीक है, अब वो चाहे फिर वो किसी स्टेट पीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो, तो दोनों के अंदर ये क्वेश्चन बन सकता है। 10% से भी कम लोग खाते हैं मोटे अनाज। गांव व शहरों में मोटे अनाज की खपत को लेकर करीब 1 दशक पहले सर्वेक्षण हुआ था। इसके मुताबिक 10% से भी कम लोग मोटा अनाज खाते हैं, जो कि चिंतनीय है। सर्दियों में स्वाद के साथ स्वास्थ्य। मोटे अनाज की तासीर गर्म होती है। सर्दियों में इसके सेवन से शरीर को गर्माहट मिलती है, जिससे हम ठंड से बचे रहते हैं। इस मौसम में इन्हें लोक प्रचलित स्थानीय व्यंजन विधि के अनुसार रोटी, पुआ, खीर, लड्डू, हलवा, गुड़ पपड़ी आदि बनाकर खाया जा सकता है। पोषण का पावर हाउस। मोटे अनाजों को पोषण का पावर हाउस कहा जाता है। अप्रैल 2018 में कृषि मंत्रालय ने इन्हें पोषक अनाज की संज्ञा दी थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मोटे अनाजों को किस मंत्रालय ने पोषक अनाज की संज्ञा दी थी, तो कृषि मंत्रालय ने दी थी। ठीक है, कब दी थी? तो 2018 में दी थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। पोषक अनाजों की श्रेणी में जवार, बाजरा, मक्का, रागी, चीना, कोदो, सावा, कुटकी, चौलाई, रामदाना अथवा राजगीरा, अमरनाथ और कुट्टू आदि शामिल हैं। बीटा कैरोटीन, नाइसिन, विटामिन B6, फोलिक एसिड, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जस्ता आदि से भरपूर इन अनाजों को सुपर फूड भी कहा जाता है। फाइबर से भरपूर होते हैं मोटे अनाज। मोटे अनाज में अच्छी खासी मात्रा में फाइबर अर्थात रेसे होते हैं, अतः इन्हें खाने से पाचन तंत्र को भी काफ़ी फायदा मिलता है। इसके सेवन से पेट कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसी समस्याओं से मुक्त रहता है। कोलेस्ट्रॉल रखें कम। मोटे अनाज में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा काफ़ी कम होती है। इसके सेवन से कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। ऐसे में यह हृदय रोगियों के लिए वरदान है। आहार में नियमित तौर पर मोटा अनाज शामिल करने से हाई बीपी और दिल से जुड़ी समस्याओं का खतरा भी काफ़ी कम हो जाता है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है आप देख रहे होंगे। और कंट्रोल रहती है ब्लड शुगर। तो जिसके ब्लड शुगर है उसको भी मोटा अनाज खाना चाहिए। मोटे अनाज का सेवन मधुमेह में गुणकारी है। दरअसल डायबिटीज़ वाले लोगों को लिए गेहूं का सेवन हानिकारक माना जाता है। ऐसे में बाजरा, रागी, जवार आदि ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में अहम भूमिका निभाते हैं। हड्डियों को भी मजबूत रखते हैं। मोटा अनाज हड्डियों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। इसमें कैल्शियम बहुत होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में खास भूमिका निभाता है। तो आप देख रहे होंगे मोटा अनाज कितना इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, पोषण के लिए और सर्दी से बचाव के लिए, पाचन शक्ति के लिए, कोलेस्ट्रॉल कम रखने के लिए, डायबिटीज़ को कंट्रोल रखने के लिए और हड्डियों को मजबूत रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज से ही खाना शुरू कर दीजिए मोटा अनाज। अब जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि समान नागरिक संहिता पर खुला सुप्रीम कोर्ट का रास्ता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्यों को कमेटी गठित करने का है अधिकार। राज्यों की कमेटी गठित करने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है और कोर्ट ने कहा है कि राज्य को संविधान के अनुच्छेद 162 में ऐसा करने का अधिकार है। तो अब 162 अनुच्छेद 162 क्या खबरों में रहा है, तो ये 162 खबरों में रहा है। तो इससे आपसे क्वेश्चन बन सकता है। एक तो ठीक है, क्या क्वेश्चन बनेगा? एक तो ये बनेगा कि जो समान नागरिक संहिता है वो अनुच्छेद संविधान के कौन से अनुच्छेद में आती है, तो वो 44 के अंदर आती है। ठीक है, और किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को यह अधिकार है कि वो कमेटी गठित कर सकते हैं। तो क्या कहता है अनुच्छेद 162? देख लेते हैं। संविधान की समवर्ती सूची में आने वाले विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। इसके अलावा अनुच्छेद 162 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति है, परंतु जिन विषयों के संबंध में राज्य विधानमंडल और संसद दोनों कानून बनाने का अधिकार है, उसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति संविधान द्वारा या संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन होगी। तो ये कहता है अनुच्छेद 162। उसके अलावा उत्तराखंड और गुजरात ने समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा कर दी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये आज के करंट अफेयर पसंद आए होंगे, और अगर आपने पूरा वीडियो देखे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।